हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is reproduction in a angiosperm. There is a most important topic here is reproduction in a angiosperm, means flowering of plants. There is angiosperm is a produce of both by a vegetative as well as by sexual method. There is a most important here, angiosperm produce both a vegetative as well as a sexual method. There is a vegetative cells and sexual method is a present of angiosperms and plant. In this section we will be study the sexual reproduction in the angiosperm. There is a section on understanding of the angiosperm. As you know, the sexual reproduction occur by the fusion of male and female gamete. The sexual reproduction is mainly occur by their fusion of male and female gamete and produced in the flower. There is a produce in a flower here, and the flower represented the reproductive unit of flowering plant. And how frequently do plant flower? That how frequently the plant of flower, there is a great variation shown by the angiospermic plant in this respect. And the angiosperm can be classified annual, manual and the perennial, depending upon the time they take to complete the life cycle, including of flowering, fruitings and death. The first is the annually. Annually mean they are here the plants which is the complete their life cycle, including flowering to the seeds of formation within the one season, are called annually. Example: pea. Pea is
annually plant there is the only on one season are is called annually means peace here. And biennials is plant which the complete their life cycle is a two season are called biennial. In the first season this plant remain in the vegetative state, and in their second season they are produce flower is a fruits and seed and then die is a radish. Radish is example for is a biennials of plant. And here third is a perennial. Perennials mean plant which is a leaf for a several year. Or the term of perennial there is a vegetative stage maybe last from 1 to a few years, after which there are produce the flower fruits and seed every year. Example mango tree, peepers and neem. There is a perennials of plants is example. And the these is a monocropic. Monocrop is a deep part. There is all the animals are binomials and some perennial plant that are produced only once their lifetime and then die are called a monocropial. Monocropial is a bamboos, a gaps, all the animal and all the binomial. And the next is a polycarpic. Polycarpic is the plant with a flower and fruit many times in their life cycle, and the leaves for the several years are called polycarpal. Means example, many perennial fruits bearing trees is a mango, guava, apple, and pear. There is a most important example for polycarpics on a plant. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आ गया है अवृतबीजी। अवृतबीजी का मतलब यही होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आप जानते ही हो, और साथ में हम देखेंगे कि पुष्प पौधों में जनन किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में हम जो यहाँ विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं एंजियोस्पर्म जो है कार्यक जनन की साथ लैंगिक जनन भी करते हैं। देखिए इसमें दो तरह की जो है विभाजन होता है, दो तरह की जो है इसमें जनन होती है। एक कार्यक जनन होती है जिसे हम वेजिटेटिव्स प्रोगेटिव्स कहते हैं, और दूसरा जो है सेक्सुअल जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी एंजियोस्पर्म एक खास तरह के पौधे हैं जिसमें दोनों तरह के जनन होते हैं। अगर वेजिटेटिव देखा जाए तो वेजिटेटिव होती है, और लैंगिक देखा जाए तो लैंगिक होती है, यानी फीमेल मेल गैमेट दोनों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन दोनों की विविधताओं द्वारा जनन किया जाता है, और इस भाग में हमें इस लैंगिक जनन के विषय में जो है अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होती क्या है। कहते हैं लैंगिक जनन में जो है पुष्प में उपस्थित नर तथा मादा गैमेट युग्मक के संलयन द्वारा होती है। ये तो आपको पता है कि लैंगिक जनन में जो होता है मादा और नर की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार पुष्प पौधों की जनन जो है इकाई होता है। यानी मेल फीमेल गैमेट जो है एक नए जो है पौधे बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पौधे में फूल कितने भी समय के बाद लगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पौधे में फूल कितने समय के बाद लगते हैं। विभिन्न पौधों में यह अवधि विभिन्न होती है, तो ये बात तो आपको भी पता है कि सभी में अपने सभी कैरेक्टर के अनुसार ही कार्य भी करते हैं। कहते हैं एंजियोस्पर्म को उनकी जीवन चक्र पूरा करने में तथा पुष्प लगने के आधार पर उसको कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और एक बहुवर्षीय पौधों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए 1 वर्षीय में क्या है, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में क्या अंतर दिखाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है 1 वर्षीय यानी एनुअल प्लांट। देखिए वे पौधे जो केवल 1 साल ऋतु तक ही जीवित रह पाते हैं, यानी उनका जो है लाइफ स्पेंड जो होती है सिर्फ 1 ऋतु तक होती है या 1 साल तक ही मानी जाती है। इन पौधों में एक ही ऋतु के भीतर फूल भी लगते हैं और बीज भी बनते हैं, ठीक है, 1 वर्षीय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मटर जो होता है 1 वर्षीय ही पौधे होते हैं, ठीक है, और ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनको जो है 1 वर्षीय ही कह सकते हो, जिसमें जो है फूल भी लगते हैं और बीज भी लगते हैं, तो उसको 1 वर्षीय कहलाता है। अब देखिए द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं यानी 2 वर्षों में पूरा करते हैं वो द्विवर्षीय कहलाते हैं। पहले वर्ष में पौधा कार्य की अवस्था में रहता है, यानी यहाँ पर जो है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के रूप में कार्य करता है, और दूसरे वर्ष में उसमें जो है फूल फल और बीज लगते हैं, उसके पौधा जो है मर जाते हैं। जैसे मूली के पौधा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसको 2 साल तक भी रखा जा सकता है, लेकिन कोई रखता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले वर्ष में पौधा कार्य की अवस्था में रहता है, और जैसे दूसरे वर्ष में प्रवेश करेगा उसमें फूल भी आ जाता है और फल भी आ जाता है और बीज भी लगने लग जाता है, ठीक है, और उसके पश्चात ये जो है स्वयं को नष्ट कर लेता है, यानी वो खत्म हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुवर्षीय, यानी बहुवर्षीय में पेरिनोल्स कहलाता है। कहते हैं ऐसे पौधे जो अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं, यानी ये कई वर्षों तक जो है जीवित रहते हैं, वो बहुवर्षीय कहलाते हैं,
ठीक है, कई वर्ष तक जिंदा रहता है। इसकी कारिका अवस्था 1 से लेकर कुछ वर्षों तक चलती रहती है और इसके बाद उसमें फूल, फल और बीज हर वर्ष लगते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम इत्यादि। आपने देखा होगा कि आम के पौधे पहले बचपन में ही फल फ्रूट आपको नहीं दे देते, उनको बड़ा होने में टाइम लगता है। लेकिन आज के समय में जो है हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम जो है उसको काट के पौधों को लगा रहे हैं, इस वजह से छोटे छोटे पौधे में भी आपको फल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीज से उत्पन्न हुआ है, जो बीज से यानी सीड से उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको पहले बड़ा होना पड़ता है, मैच्योर बनना पड़ता है, तब जाके उसमें फूल और फल लगता है। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपके जो आंगन में छोटा पौधा लगा उसमें फल फ्रूट आ रहा है आम के, तो आज हर जगह आपको दिख जाएगा, कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी अगर आप देखते हो तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही आसान रूप से देखने को मिलेगा कि छोटे पौधे में फल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कलम लगा के बनाई गई थी, ना कि जो है ये बीज से उत्पन्न हुई है। जो बीज से उत्पन्न होगा वो मैच्योर फॉर्म में होने में उसको कई साल लग जाएंगे, तब जाके उसमें फल फ्रूट आते हैं। तो इसमें जो है आम, पीपल, नीम इत्यादि ऐसे ही पौधे हैं जो कि ये जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं और बहुवर्ष के दौरान ही ये जो है फूल, फल और बीज हर वर्ष लगते रहते हैं। यानी एक बार जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसमें हर वर्ष जो है फल, फूल और फल लगते ही रहते हैं, यानी सीजन बाय सीजन चलता ही रहता है। जैसे अब आम का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि बहुत ही समझ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके पश्चात है एकाश फलनी। एकाश फलनी का मतलब होता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिस क्या होती है दोस्तों? ये होती है कुछ वर्ष जो है बहुवर्षीय पौधे अपने पुण्य जीवन काल में केवल एक ही बार ही फलते फूलते हैं। देखिए, एक ही बार ये जीवन काल में फलते और फूलते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। ऐसे पौधों को हम एक फलनीय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे सोचिए, कौन है पौधा? बांस। जो बम्बूस है, कहते हैं जीवन में वो सिर्फ एक ही बार फूल देता है और एक ही बार ही अपना कार्य प्रणाली करता है, उसके बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यानी बांस इसका सबसे मोनोकार्पिक्स जो है, मोनोकार्पिक्स उसका सबसे एग्जाम्पल जो है बांस है। तो याद रखना, मोनोकार्पिक्स में जो है जिसमें बांस आती है जो साल में एक ही फलन कहलाता है, यानी इसे एकोफलनी ही कहलाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुफलनी यानी पोलोसेंट्रिक्स। पोलोसेंट्रिक्स मतलब यही होता है दोस्तों कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन और फलन दर्शाते हैं, यानी कई बार जो है फल फूल दर्शाते हैं और कुछ वर्ष तक जीवित भी रहते हैं, उसे बहुफलनीय कहलाते हैं। जैसे कई बहुवर्षीय जो फल प्रदायी वृक्ष, उदाहरण आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, ये जो होते हैं एक बार यंग होते हैं, उसके बाद जो है कई वर्ष तक जो है फूल फल देते रहते हैं और आपको लाभांतरित भी करते रहते हैं। तो ये जो है बहुफलनीय यानी पोलोसेंट्रिक्स जो है पौधे का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज इनिटेशन ऑफ फ्लावरिंग। Friend, initiation of flowering means as there a seed germinate a new planets as emerge from it, and there are young plants is a grow to vigorous or the continually to grow till it is an antenna of defined shape and size with it is a vegetative parts. The vegetative parts here are root, stems, leaf. There is a vegetative part, root, stem, leaves, well developed, and this phase of the life cycle represent the young are jubilees phase. There is jubilees of phase. Then at the content joint of time is a composition of vegetative growth. There a plant switches over to its a reproductive phase or adult phase, and vegetative shoot apex is a transform into the reproductive is a flora apex, and the start of wearing flowers, and this transitions from to the vegetative to the flowering stage might take a several years in the tree, but only a few weeks or a day in an annual. Therefore, in this are different between the jubilees and adult shoot. Here show the difference between to the jubilee and the adult shoot. Here, jubilees means a shoot, a small, soft stem, bearing a few young leaves. An adult shoot, well-developed branches, stem, and bearing a young as well as a mature leaves. And there is jubilees shoot here, a shape and size of leaves remaining are the same. Another side is the adult shoot here, shape and size of leaf a change. And the jubileous shoot does not respond to the stimuli to produce a flower. And here, adult shoot is the shoot is response to stimulus and produce a flower. Anacreons are the minimize of 7. Leaves must be developed before the plants can produce a flower. Here is important here a fact in the kernels as a minimum of 7 leaves must be developed before the plant
कैन बी प्रोड्यूस अ फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हेयर। दोस्तों यहाँ पर इसी बात की चर्चा की गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्प की उत्पत्ति का शुभारंभ। देखिए पुष्प की उत्पत्ति का शुभ आरंभ कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कोई भी चीज़ बनने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरिया जरूर होता है, और वही जरिया जो होती है आगे चल के डेवलपमेंट हो जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बनता है, और यह युवा पौधा जो सक्रिय पूर्वक बढ़ता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक एक निश्चित आकार और आकृति के साथ इसके कार्य के जंगल यानी जड़, तना और पत्तियां अच्छी तरह से विकसित नहीं हो जाते। जैसे आपको पता भी है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है अभी एक पौधा के रूप में है, इसमें कुछ भी नहीं ग्रोथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे भी नहीं जुड़े हैं जिनको इनको फ़ायदा होना है, ठीक है, बहुत ही कहते हैं स्टार्टिंग स्टेज है। तो उसी तरह से कहते हैं अगर तिरपान स्टडी सेंटर को अगर बढ़ाना है तो अब मैं तो इसमें कहते हैं खाद पौधे सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, हर तरह के न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा अकेला, क्योंकि इसमें जो है हवा की भी, धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से जो है जैसे कि मैं सिर्फ इसमें खाद दे रहा हूँ, इसको जो है कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने का, तो आप लोग जो इसको जितना हो सके जितना शेयर कर सको उतना जितना करोगे उतना ही आगे बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपके लिए एक नया जो जरिया बन जाए समझने की, एक नया एक रूल रेगुलेशन बन जाए जहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो कहते हैं कोई भी चीज़ स्टार्टिंग स्टेज से शुरू होती है, कोई डायरेक्ट ही बड़ा नहीं बन जाता है, ये एक मानने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। और इसमें जो है व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ नहीं कर सकता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कहते हैं ना जब तक पूरे व्यक्तियों की सहयोग और साथ की आवश्यकता पड़ती है हर एक व्यक्ति को, चाहे कहते हैं एक प्रधानमंत्री को भी जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनता, जब तक हर राज्य से लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार जो है कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना है और बढ़ाना है तो हर एक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग तब मिलेगा जब आप लोग जो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे और उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे जिनको ये ज़रूरत है, तभी जाके जो है कहते हैं ना किसी चीज़ की जो है सार्थकता सिद्ध होती है। कहते हैं कोई मंत्री अगर बनता है आपके क्षेत्र में तो उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस क्षेत्र के रोड जो है साफ़ सुथरा सब चीज़ व्यवस्थित रूप से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर ऐसा नहीं है, वो अगर आगे बढ़ेगा, आगे आप लोग इसको बढ़ाते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, और भी बंदे और भी बच्चे जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये और अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा विश्वास यही है कि बच्चों को जैसे हो सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन से आगे जो है इनका डेवलपमेंट किया जाए, और उनको ये बात कभी भी उनके माइंड में ना रहे कि हमें टॉपिक में मुझे मिल नहीं रहा और मेरा अधूरा जानकारी है, ठीक है। इसलिए जो है मैक्सिमम ये अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक समझाने की कोशिश किया जाता है। तो इसलिए जो आप सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, हमें उन मंत्रियों की तरह नहीं बनना है जो कि इलेक्शन आने पर हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो बन जाते हैं उसके बाद ना वो शक्ल दिखाने आते हैं ना आपको कभी मिलने आते हैं, और आपके तो कहते हैं व्यवस्थाओं को भी वो मारा मार देते हैं, चारों तरफ अव्यवस्था फैला देते हैं, चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। अगर आप मुझे सहायता करते हो, आप जितना इसको फैलाने में मेरा हेल्प करते हो, जितना भी इसको विस्तृत बनाते हो, उन बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करते हो जिनकी ज़रूरत है, तो 100% तिरपान सेंटर जो है आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और भी अच्छा हर एक सब्जेक्ट में करेगा, जिससे आप जो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं एग्ज़ाम के समय जब आएगा फाइनल एग्ज़ाम, तो उस समय मैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लागू करूंगा, ज़रूर इसमें दूंगा, जिससे बच्चे क्वेश्चन करके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो ये सब तब होगा जब ये तिरपान स्टडी सेंटर जो है आगे बढ़ेगा और आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे। तो यही बात यहाँ पर पौधों के बारे में भी बताया जाता है कि कारिका भाग, देखिए ये कारिका भाग जो है वेजिटेटिव पार्ट, कहते हैं जड़, तना, पत्तियां अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है तब तक पौधे का विकास नहीं माना जाता है। कहते हैं जीवन चक्र की यह दशा किशोर अथवा युवा प्रवस्था कहलाता है। किशोर का मतलब जुबलिस होती है दोस्तों, और युवा तो पता ही
अडल्ट में आती है। जुबलीस मतलब होता है जो नवोध होते हैं, जो बालक होते हैं जिनको अधिक समझ नहीं होती है, जुबली यानी किशोर अवस्था को कहलाता है। और युवा का मतलब होता है जो यंग हो जाते हैं, जिनमें हर चीज़ हो जाता है, बाल्य अवस्था को प्रकट करती है। एक निश्चित समय के बाद पौधे की कार्यक वृद्धि पुण्य हो जाती है और वृद्धि जनन अवस्था या वयस्क अवस्था की तरफ शुरू कर देती है। कार्य पर्व जो है शिखर जनन एवं पुष्प शिखर ग्रह में बदलने लग जाते हैं और फूल लगना शुरू हो जाता है। और ऊपर बताया अनुसार यह परिवर्तन कारिका से पुष्प लगने की अवस्था तक आने में एक वृक्ष की कई वर्ष लग जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जो बीज देखिए, जो पौधा सीड से उत्पन्न हो रही है उसको बनने में काफ़ी समय लग जाएगा, उसमें फूल पुष्प आने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन वही हाइब्रिड बनाओगे, वही आप जो है कलम लगा के करोगे तो शायद वो जल्दी आ जाए। जैसे आप देखते भी हो कि आपके आसपास को आम के पौधे होते हैं, छोटे से ही होते हैं और उनमें जो है फ्रूट आ जाते हैं। तो ये एक अलग तकनीक है, ठीक है। तो ये बात यहाँ बताया गया कि परिवर्तन कार्य का जो है पुष्प लगने की अवस्था तक आने में वृक्षों को कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन एक वर्षीय पौधों में यह अवधि कुछ सप्ताह या दिनों की होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पौधे की आयु कितने साल है। अगर मान लीजिए मटर का पौधा है तो मटर के पौधा जो है जल्दी विकास करता है, ठीक है। तभी तो इसको मेडलफ ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में चुना था, क्योंकि बहुत ही सडनली इसमें पुष्प भी आ जाते हैं और जल्दी ये फल भी जाते हैं। तो इसलिए मेडलफ ने भी इसका जो है चयन किया था, क्योंकि शॉर्ट पीरियड इसके लाइफ टाइम थे। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो है एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि युवा अथवा वयस्क में क्या अंतर है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है, इसे आपको समझ में आएगा जुबलियस जो होते हैं कौन होते हैं, शूट होते हैं, और जो अडल्ट शूट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी युवा पर्व और जो वयस्क पर्व में क्या अंतर होता है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो जुबलियस होते हैं यानी जो छोटा होते हैं, वयस्क युवा जैसे कहते हैं, बालक कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शायद आपको पता ही होगा, वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, जिनमें काफ़ी विकास नहीं होता है, छोटे कोमल स्तंभ जिनमें थोड़ी सी नई नई पत्तियाँ होती है, कम ही से कम पत्तियाँ होती है। लेकिन वही वयस्क देखोगे आप तो सुविकसित स्तंभ तथा पत्तियाँ भी काफ़ी अमाउंट में देखने को आपको मिलेगा। पत्तियाँ की आकृति तथा आकार एक से बने रहते हैं, यानी पत्तियों की आकार जो होती है छोटे छोटे ही होते हैं। जबकि दूसरे में अगर देखोगे वयस्क में तो पत्तियों की आकृति या उनका आकार बदलता रहता है, यानी कभी पतला छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं और बड़ा होगा। पर्व में अन्नोद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं होती जिनमें फूल बनते हैं। इसमें अनुक्रिया कहाँ से होगी, क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, तो इसमें फूल नहीं बनते हैं। जबकि वयस्क में क्या हो, प्रभाव फूल लगने वाले उद्दीपन से अनुक्रिया करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट वाली बात ये भी होता है कि धान्य फसलें यानी केरल में पौधे में फूल लग सकने के लिए कम से कम 7 पत्तियां का होना आवश्यक है। देखिए, कोई भी पौधा अगर बड़ा होता है तो कम से कम जो है 7 पत्तियां होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है उसमें फूल जो है खिलते हैं। तो ये आप नोट करके भी देखना, आसपास कहीं पड़ोस में कहीं एक पौधा होगा तो देखना उसमें 7 पत्तियां आई है, और जैसे 7 पत्तियां आएगी वो है अपना पुष्प के लिए अनुक्रिया करना शुरू कर देगा। तो ये फैक्ट है जिसको आपको जानना है और कोशिश करना है कि इसको प्रैक्टिकली देख सके। The next topic is factor affecting the flowering. Friend, here is the most important topic here, factor affecting flowering. The flowering is the plant is affected by the temperature, mineralizations, and the light is a photoparallelism. Here, mineralization is a low temperatures treatment which is the stimulate aerial flower formations, and some plant is called mineralization. Mineralization is there is a very small with stimulate aerial flower formation. And photoparallelism. Photoparallelism is a biological response, is a growth and flowering to their duration of a light and dark period and received by a plant in a specific sequence. And there are sex in a flower. There is a sex in the flower. You have studied the lesson 5 shoot system. The flower influence fruit and family. The flower may be a bisexual having both stem and carpus is a unicellular. Unisexual is a stimulate of pistoli and carpellus. I have learned already is a lesson 5 shoot system. You must watch the shoot system in a flower. The most important topic for you. In a sum, diglossis in a species there may be a chromosomal basis of sex determination. For example, a XX and YY chromosome. You have already learned that XX chromosome, XX mean is a female chromosome and the XY is a male chromosome. The male and a female plant may be also be to difference in the leaves of their growth substance. For example, plant of
Costocomis is which is a beer of male flower have a high globariums and the content to compare it to those and which are where only female flower. The application of their gabrolians from the outside can be introduce the formation of the male flower even to the genetically a female plant and treating to male plant with the addition to the thalins might be dipole functionally and a female flower. The above response has also been seen is a canobios. The parts of a flower. As we have already studied, the typical flowers where a flower was born on the thalamus or stalk. There is a wall from outside or calyxis is a concept of spell and corolla. Corolla consists of the petals and the androculums is the consist of stamen and the gynospheums are the pistil is a consist of the carpellus. They try to recall it. There is a role of reproduction. There are two outermost wall as a known as a now stimulus and accessory wall as an act of reproduction but do not directly take part in the process. The other two whorls is the androcolliums is a male reproductive organ and gynospheums male is a female reproductive organ as known as the ancestral. Incidental organs and is a gynospheums is a female reproductive organ. There is the most important here. And the wall there is the absence from the flower may will lead to the failure of the sexual reproduction. Here show the one flower diagram here. Here the TLS of the typical flower. There is a cup as a gynoecium is present is a central and the stamen androcilium is a present other side. There are petal corona and the pels calyxis here and thalamus is a present of central on flower. There is a most important diagram for the exam view of the 10th class also and the all at the NCERT book. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है कि पुष्पों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक और फैक्टर बनते हैं। देखिए पौधों में पुष्पों का लगना तापमान और प्रकाश पे डिपेंड करता है। ये तो आपको भी नॉलेज है क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी भोजन बनाएगा और तापमान रहेगी तभी जो है ग्रोथ भी करेगा। तो इसलिए जो है तापमान बसंतीकरण और जो है प्रकाश प्रकाशिकलीता कहलाता है। यानी तापमान को हम बसंतीकरण कहते हैं और प्रकाश को जो है हम प्रकाशकालिता के द्वारा जो है प्रभावित होती है। तो जो पौधे प्रभावित होना लाजमी है। कहते हैं अगर हम देखा जाए बसंतीकरण यानी वेरिलाइजेशन जो होती है दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि निम्न ताप पर उपचार जिसमें फूलों का बनना प्रेरित होता है। यानी फूल बन देखिए कोई चीज़ जो होती है प्रेरित होने के पश्चात ही बनता है क्योंकि प्रेरित नहीं होगा तो फूल बनना होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है। अगर प्रकाशलीता मतलब होता है फोटोपेरिडिज्म का मतलब यही होता है कि यह किसी पौधों में वृद्धि अथवा पुष्पन की वह प्रक्रिया है जो पौधों पर पड़ने वाले प्रकाश की जब कालावधि के प्रति होती है। यानी ये जो है काफ़ी कालावधि के दौरान जो है ये काफ़ी विस्तृत करती है। पुष्पों में अगर हम लिंग देखें, ठीक है, अगर पुष्पों में हम लिंग देखें तो इसके बारे में मैंने आपको जो है 5th चैप्टर में भी बहुत डिस्कस किया जब हम शूट रूट कर रहे थे तो उसमें भी हमने बहुत डिस्कस किया जहाँ हमने फूल पुष्पक्रम तथा फूल तथा कुलों में भी हमने बात किया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर था। यहाँ पर कहते हैं फूल या तो द्विलिंगिक होते हैं यानी पुकेसर अथवा स्त्री दोनों ही संयुक्त हो सकते हैं या एक लिंगी होते हैं जिसमें पुकेसर अथवा स्त्री केसरी उत्पन्न होती है। तो ये पुष्पों के लिंग होते हैं, ठीक है, पुकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं पुष्पों के लिंग होते हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों कि हर जीव जंतु जो है सामान्य प्रक्रिया करती है। शायद ये बात को आप जब ये देखोगे वीडियो समझोगे तो आभास जरूर हो जाएगा कि इंसान और पौधे कई मायने में एक जैसे हैं। इसका एग्जाम्पल एक और भी बात करती है कि कुछ इकलंगा श्रम यानी मोनोकॉसिस स्पीसीज में लिंग निर्धारण का आधार या तो क्रोमोसोमी हो सकता है। उदाहरण के लिए XX और XY क्रोमोसोम का होना। देखिए ये बात अब कहाँ आ गई पौधों में कि XX यानी आपको पता ही है कि फीमेल गैमेट्स को दर्शाती है, क्रोमोसोम को दर्शाती है और मेल को जो है XY क्रोमोसोम जो है दर्शाती है। तो जो इंसानों में था फ्लावर में कहाँ से आ गया? तो कहते हैं बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोम पाया जाता है यानी XX एंड XX क्रोमोसोम होना। नर या मादा पौधों में अनेक वृद्धि पदार्थ स्तर में अंतर पाया जाना हो सकता है। उदाहरण के लिए खीरा कुकुम्बिस यानी कुकुम्बस के जो है कुकुम्बस के उन पौधों में जिनमें नर फूल लगते हैं। जिब्रोलिन्स वृद्धि पदार्थ की मात्रा मादा पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है।
कहते हैं अनुवांशिक मादा पौधों में यदि बाहर से जिबरेलिन प्राप्त करवाई जाए तो उनमें भी नर फूल बनते हैं, और इसी क्रम में यदि नर पौधों को ऑक्सीन अथवा इंसुलिन द्वारा उपचारित किया जाए तो उनमें कार्यशीलता मादा पुष्प निकल सकते हैं। यह अनुक्रिया जो है कोनाविस में होती पाई गई है। यानी ये सारी क्रिया जो है दोस्तों, कैनाबिस जो है उसमें सारी प्रक्रिया देखने को मिला है, उसी बेस पे जो है ये बात कही गई है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पुष्पों के भाग, अगर अच्छा कौन कौन से भाग जो होते हैं पुष्प जो है फूलों में पुष्प में देखने को मिलता है आपको, जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में, आपको पता ही है कि उसमें सबसे पहले होता है 12 दल चक्र, जैसे 12 दलों से मिलकर बना होता है। उसके बाद दल चक्र होता है जैसे पखुड़ियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद पुमंग होते हैं, जैसे पुमंग में मतलब होता है पुकेसरों से मिलकर बनना। जयांग और स्त्रीकेस यानी अंडे से मिलकर बनता है। तो ये चार चीज़ें जो होती है पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और भूमिका अदा करती है। कहते हैं जनन में इसकी भूमिका में विचरण में याद करें 2 बाहरी चक्रों को अनावश्यक और अतिरिक्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अन्य 2 चक्र अथवा पुमंग यानी नर जनन अंग और जयांग मादा जनन अंग को आवश्यक चक्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में फूलों में जनन प्रक्रिया असफल हो जाएगी। तो ये भी कहा जाता है अगर आपने पौधा लगाया है तो एक नर लगाइए, एक मादा पौधा लगाइए, तभी जो है फूल बनता है। ये कई पौधों में देखने को हमें मिला है, और इसका एग्जाम्पल मेरे पास स्वयं ही है कि वहाँ पर एक नर पौधा नहीं होने की वजह से जो है उसमें फूल और फल नहीं लगे। तो ये सारे आप भी आसपास अपने देख सकते हो कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंट नर और मादा प्लांट की होती है, पौधों की होती है, जो कि अपना विशेष स्थान रखता है। आपके समक्ष जो है एक पुष्प की जो यहाँ पर डायग्रामेटिक है, जो कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी जो है ना NCERT पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मैंने कहा ना ये वीडियो जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसमें जो है एक जो है प्रकृति पुष्प की अनुप्रस्थ कार्ड दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अंडव यानी जयांग दिखेगा और पुकेसर दिखेगा। ठीक है, पुकेसर यानी पुमंग दिखेगा, दल चक्र दिखेंगे और पुष्पासन यानी थैलमस दिखेगा, और 12 चक्र भी दिखेंगे। तो ये पुष्प साफ जाहिर करता है कि पौधों में सभी पार्ट जो होते हैं उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, और वो जो होते हैं पौधों को नरिशमेंट कर रहे होते हैं। तो वन नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम एंड मैक्रोस्पोरगिनिया एंड देयर पोलन ग्रेन। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, स्टेम एंड macrosporangia and pollen grain. The stamen consists of anther. Their stamen consists on anther or containing of 4 pollen sac or macrosporangia. They is supported by the slender filament which the sporangia is containing marks of the large cell showing the permanent nucleus and abundant cytoplasma. And these are the sporangenias is the cells are macrospore is a mother cells. Macrospore means mother cells. Each macrosporangia when to the mature has a well made up to the distracted layer of cell. There is a layer of cell, outermost layer epidermis, and middle layer is a thin walled cells, and the innermost layer is the tapetum is a consist of large cell which is nourished. There is a development of pollen grain. Here show the anther, the different part of the flower. The anther is the most important, and there is a present of epidermis, endoculums, and vascular bundle, hair, and pollen sac with the pollen grain. There is the most important as a structure for hair, the show the epidermis in the anther. The macrospore is a mother cells undergoes the meiosis, and each of them 4 as haploid macrospore. Each of them represented is a first cell of a male gametospore or the pollen grains arranged in the steroid. There is a development of male gametes and the pollen grain from the macrospore. There is the most important here, a development of male gamete phyta is pollen grain. The gamophyta is pollen grains from macrospore. There is a ball of macrospore consists of 2 principal layer. There is 2 principal layer here. The outer axis to the design may be helped to identify the species. With the some thin and the space germ is a spore. Examples are made of the stemly is the doubled substance called to the pollens. There are pollens tubes grow out of the pollen grain through the germ spore. And the inner thing is the cellulose is a ball is a intestine. And second is the macrospore nucleus moved to about to the peripheral, and the cell divided into a large vegetative cell and the small generative cell.
Here show this picture. There are pollen grains showing in the internal view. There is a pollen grains showing in the internal view here, and sometimes and germ spore. Here is a first A diagram. And other side is the pollen grain showing the external view. There is external view of pollen grains. In the structure of pollen grains of here, there is the most important structure. At this stage, pollen grain is released by the rupture of their stamens along their line and essence of their anther. The fact is important here. The pollen grain itself is not the male gamete. The pollen grain itself is not the male gamete. It is a structure which is the produced male gamete. Their pollen grain is regarded as the male gametophyta is a flowering in plant. It's the most important factor here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि पुकेसर और लघु बीजाणु धानी और परागण कण। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें पुकेसर के बारे में और लघु बीजा धानी और जो परागण कण इसके विषय में जो है हम चर्चा करेंगे। बीजाणु को जो है हम कहते हैं इसको मैक्रोस्पोरोजियास कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं पुकेसर में एक पराग कोष होते हैं जिसमें 4 पराग पुट या मैक्रोस्पोरोजियस पाए जाते हैं, जिसको हम लघु बीजाधानी भी कहते हैं। ये एक पतले से तंतु द्वारा जो है लंबित होते हैं और प्रत्येक जीव बीजाणुधानी बड़ी कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसके केंद्रक जो होता है सुपष्ट और कोशिका द्रव्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये जो है बीजाणु जनन मात्र कोशिका या परागण कण जिसमें मात्र कोशिका होती है यानी जो है मदर सेल प्रेजेंट होती है, उसमें ये सारी क्रियाएं होती है। प्रत्येक परागधनी जब प्रवृत्त हो जाती है यानी ये पूरी प्रफुल्लित हो जाती है, पूरी बन जाती है, तो कोशिकाएं से बनकर एक अलग भित्ति बना लेती है, यानी ये अलग ही भित्ति बना के कार्यरत रहेगा। इसमें निम्न परत विद्यमान होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ परत होते हैं। पहला जो परत आपको दिखेगा वो सबसे बाहरी परत जिसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होगा मध्य परत जिसमें हम पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, और तीसरी बात जो आती है सबसे भीतरी वाले परत जिसको हम टोपिटम कहते हैं। टोपिटम्स होती है जिसकी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है और जो है परिवर्तित हुए परागण कणों को पोषण प्रदान करती है, यानी जो परागण कण मिलती है उसको क्या करता है, पोषण देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर आप देखा जाए तो एक आपके समक्ष जो है एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाया गया है लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया गया है, जिसमें अर्धसूत्रण होता है और उनमें से प्रत्येक में 4 अन्वित लघु बीजाणु यानी परागण कण से जो अगुणित होते हैं बनते हैं, जिसमें से प्रत्येक युग्मक पर पराग कण की प्रथम कोशिका दर्शाता है और ये जो है थ्रेड्स के रूप में जो व्यवस्थित होता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो बहुत ही विस्तृत चित्र बनाया गया है, इसमें 4 जो है मदर सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार जो है पोलन ग्रेन होता है जैसे चित्र में बताया गया है। अगर उस पोलन ग्रेन का रूप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें एपिडर्मिस पाया जाएगा, एंडोथेलियम पाया जाएगा, संवहन बंडल पाया जाएगा और परागण कण से भरे परागण कोष पाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और विशिष्ट यहाँ पर स्थान रखता है। तो ये डायग्राम ही बहुत कुछ हमें बता देता है और सिखा देता है। कहते हैं अगर आप इन बातों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो कहते हैं लघु बीजाणुओं के नए पुकेसर धील यानी मेल गैमोफाइटस का परिवर्तन कैसे होता है। तो पहली बात तो यहाँ यही आ जाती है कि लघु बीजाणु यानी परागण कण की भित्ति मुख्यतः 2 परतों से बनी होती है। ठीक है, एक होता है बाह्य चोल जिसे हम एक्सोनाइन कहते हैं, और जो है एक जो होता है बाह्य चोल जिसको हम एक्सोनाइन कहते हैं। है दोनों एक जैसी वर्ड, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो डिफरेंस यहाँ दिखाई देता है। एक बाह्य होता है और एक बाह्य होता है, तो ये 2 डिफरेंस होती है, बट इंग्लिश में सेम ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, कहते हैं प्रत्येक मजबूती पदार्थ जो होता है स्पोरोलिनिन यानी स्पोरोलिनिन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है दोस्तों? स्पोरोलिनिन से बनी होती है। इसकी संरचना स्पीशीज की पहचान में काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे इंसानों की शक्ल एक जैसा नहीं आपको दिखता है, कुछ ना कुछ आपको अंतर दिख ही जाता है। उस प्रकार पौधों में बहुत चीज़ें जो होती है, उनके पत्ते जो होते हैं, फूल होते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। और साथ में पतली गुहा यानी जनन छिद्र जो प्रागनालिका प्रागण में से जो है जनन छिद्र जो है जर्म स्पोर द्वारा बाहर निकलती है। कहते हैं भीतरी पतली जो सेलुलोज से बनी परत जो होता है चोल अंतचोल यानी इंटेंस से बनी होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं लघु बीजाणु का केंद्रक बाहरी सतह की ओर गति करता है और कोशिका एक बड़ी कार्य कोशिका और एक छोटी जननी कोशिका के रूप में बन जाती है।
दोस्तों यहाँ पर जो है चित्र आपको एक दिख रहा होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो एक पहला चित्र जो है आपके समक्ष होगा, वो जो है आंतरिक दृश्य को दिखा रहा है, यानी अंदर को दृश्य को दिखा रहा है, जो एक्साइन, सैटर्नाइन्स, जनन छिद्र दिखेंगे, जो कि काफ़ी विस्तृत है। प्रांगण के आंतरिक दृश्य को यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। और दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो है प्रांगण कण के बाहरी दृश्य को दिखाया गया है। तो प्रांगण कण की संरचना इसी प्रकार से होती है। शायद ये प्रांगण कण की कोशिकाओं की जो संरचना है शायद आपने कभी देखा ना हो, लेकिन वो इसी प्रकार से आपको नजर आएगा। बेशकली यहाँ पर अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, अगर आप रंगीन में प्रांगण कण की संरचना का स्ट्रक्चर को वो करोगे, रिसर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा। कहते हैं इस व्यवस्था में स्टिमियंस पड़ने से प्रांगण कण बाहर निकलते हैं और बिखर से जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं एक फैक्ट बात ये भी रहती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं परागण कण नर युग्मक यानी मेल गैमेट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि स्वयं परागण कण जो होते हैं, जैसे आपको कहते हो ना परागण कण जो होता है वो मेल होते हैं, लेकिन ये आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है कि स्वयं परागण कण नर युग्मक नहीं होते हैं। वह स्वयं संरचना जो नर युग्मक बनाती है, इसलिए परागण कण के जो है युग्मविद कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है और बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। तो हियर द पिस्टल इज द मेगा Paroxysms and the embryonic sacs here. The main part of the ovule there is enclosed by the two integument covering to leavings of aperture is a macropole. There is a wheels attached to be ovary wall by their stalk functions. There is the regions of the wheels the opposite macropolis is called chrysalia. Chrysalia is given a figure of female gametophyta. There is a female gametophyta here. The Ganoeciums of the pistil is represented the female reproductive part of flower, or each pistil is a consist of the stigma, the style, and the ovary. The ovaries are containing one or more ovules. They are intergraminated to the megapodia, which is the after fertilization give rise to be a future seeds. And ovule that evolve as a projections on the placenta in the ovary. It is a consist of a Prochymatosis is a tissue is called to the nucleus, which is covered by one or two covering is called intergamete. The intergametes are surrounding the nucleus. All around their leaves are narrow passes. The macropolis is through there, which is a pollen tubes may be entered at the lateral stage. As the will grow, it is a rise on the stalk like a structure. Is called feculus, which is attached to be a placenta one on the inner wall of ovary. Here showing this picture, that is the various part of wheels and the pistil here. There is a diagram is a clausa, nucleus and the intergamete, adipodal cells, embryonic sacs and grazes, macropolis and the funnel cell. There is a rapule, definitive nucleus, egg cells and hilum. As a present on their part of ovule. There is a various part of ovule, and second is the pistil. Pistil here is the ovules and the gapless here are present here. There is the most important diagram for the exam view, and there are various part of ovules here. The next point is the development of female gametophyta. There is most important is the development of a female gametophyta here. Within the nucleus is there is a single hypodermal cells. Below to the epidermis engage and become to the megaphore is the mother cells, which undergoes to the mitosis division and give rise to a 4 haploids megaspore cells. Usually 3 of them degenerate and there is the remaining 1 become to the functionally megaspore. There functionally is a megaspores engage and it is a haploid nucleus undergoes 3 successive mitosis divisions. As a result, 8 haploid nuclei are formed. This engaged oval shape structure with the 8 haploid nucleus is referred as the young embryonic sac. These nuclei then migrate and get arranged into the 3 groups. And 3 nuclei reach the macropolars and their embryonic sac of other 3 move into the opposite direction. The calyzal end and the remaining 2 remain in their center, the cell membranes and cells wall devolve around all the nuclei, expecting there are 2 at the center of embryonic sac, which now is called their central cell. That is called
a central cell because there is cell ball revolve around all the nuclei expecting to the two at the center of the embryonic sac, which is called to the central cell. Thus, in the mature ovule, there are embryonic sac containing 8 haploid nuclei, but only 7 cells. 3 cells at the macropolars and from the X apertures, and there are 3 cells at the colossus. As the end, there is the antipolar cells, and the remaining 2 nuclei called to the polar nuclei may be fused to form or diploid secondary nucleus. In the egg apertures, the one in the egg cells is the female gametes, and the remaining 2 cells are synthesized as a fully developed embryonic sac with their nucleus interexamined and fertilized together constantly their mature ovule. In this condition, the ovule is awaited fertilization, which the must be preceded by pollination. There is the most important here. They are preceded by their pollination on fertilization. Here, function of a cell and nucleus in the embryonic sac. Here, the most important on this table, the function and cell and nucleus of the embryonic sac. There is a secondary nucleus is during fertilizations. The secondary nucleus fuse with one sperm to form a triple fusion nucleus, mean 2n plus n is equal to 2n. This is called to the primary endosperms in nucleus. Is the endosperm nucleus here, and it give rise to a food storing endosperms of the seeds in a many plant. There is the most important for here, it is storing of the food. Is the endosperm, this is the most important. And egg cells is a fuse with the second is a male gamete sperm to give rise to the zygote. And when it evolve into the embryo, this is called the double fertilization. Friend, here, double fertilization is the most important. There means a fuse with the second is a male gamete sperm to rise the zygote and will develop into the embryos. This is called the double fertilization. And next is a sagazid. Syngraded is here cell. The syngraded cells is considered to help in a fertilization by directing the pollen tube to the egg cell. Here, a directly fertilization by a pollen tubes to the egg cell. And at least last antipodal. Their antipodal cells is generated just before a fertilization and contribute a nutrition for the young embryos. There is the most important here. Antipodal cells are degenerated just before a fertilization and contribute to nutrition to the young embryos. There is most important here. दोस्तों यहाँ पर जो है स्त्री केसर यानी पिस्टल की बात किया जा रहा है और गुरुवी जानुधामनी यानी मेगाफोरोजिलियम्स की बात किया गया तथा भ्रूण पोषण या एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं ना, देखिए भ्रूण पोषण, आखिर जो पौधे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसमें भ्रूण पोषण किस प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को जब तक पोषण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। ये बात आपको समझ है, क्योंकि देखिए कोई भी एग हो, चाहे वो हैन का एग हो चाहे वो प्लांट का एग हो, उसमें जो होते हैं या इंसानों का जो है ओवरीज में जो एग रिलीज़ करते हैं उसमें भी जो है स्पर्म के लिए सारे न्यूट्रिशन होते हैं। कहते हैं इस न्यूट्रिशन से ही ये जो है आगे ग्रोथ करते हैं, चाहे वहाँ मिटोसिस डिवीज़न हो या मिटोसिस डिवीज़न हो, दोनों ही मान्य रखते हैं। यानी अर्धगुणसूत्री विभाजन हो या जो है सूत्री विभाजन हो, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं जब तक ये विभाजन नहीं होगा तब तक ये विस्तृत नहीं होता है और नहीं जो है ये जो है एक चाइल्ड के रूप में जो है विकास होगा, चाहे प्लांट में एक पौधे के रूप में या बीज के रूप में डेवलप में होगा या पौधे एक बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता ही है कि अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को अगर आगे आपको बढ़ाना है तो इसको भी आगे शेयर भी कराना है। यही विश्वास के साथ आपको चलना है, क्योंकि आगे बढ़ाना है तो शेयर भी करना है और शेयर कीजिएगा तभी ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो आपके लिए और अच्छा से अच्छा आएगा, तब फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगा। तभी कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो कुछ कोर्सेज तो आपको भी करना है, क्योंकि ज़िंदगी के संघर्ष में जो है हर चीज़ डेवलपमेंट होना चाहता है। हर चाहे जीव हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे आप हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट कर सको। और ये तब होता है जब गुरु अच्छे हों, समझाने वाले हों, जो आपके जैसा बन के समझाने की कोशिश करते हैं, तब जाके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जो है आते हैं टीचर, 2-4 इंग्लिश में बोल देते हैं और नोट्स पकड़ा देते हैं, तो इससे हमारा पढ़ाई नहीं हो जाता है। जब तक हम उसको उनके ही लैंग्वेज में
जब तक ना समझाएं, जब तक उनकी गहराइयों को ना बताएं, तब तक जो है बच्चों को समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन वो सारे कुछ आपको तिरपान स्टडी सेंटर पे ही प्राप्त होगी, जहाँ पर आपको छोटी से छोटी बातों को भी जो है यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको सराहना कीजिएगा, जब इसको आगे दूसरे बच्चों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है, मैं उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहता हूं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है और जो इनको ये इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, जो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी आवश्यकता है। देखिए, सोचने वाली बात नहीं है, ना ही अधिक समझने की बात है और ना ही इसमें टेंशन लेने की बात है, क्योंकि ये गलत चीज़ नहीं है। आपको तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। जैसे आप गाना लगाते हो, जैसे आप कोई सीन लगाते हो, जैसे आप कोई छोटा सा क्लिप लगाते हो, उसी प्रकार जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना लिंक, इस लिंक को जो है आप उन्हें पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि जो भी बच्चे इसकी ज़रूरतमंद होंगे आपके थ्रू उन तक पहुंच जाएगा, और वो भी जो भी ये वीडियो देखेंगे तो ये भी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे तो उनके भी 100 कॉन्टैक्ट के आगे चला जाएगा। तो इस तरह जो है वो हर जगह जहाँ पर बच्चों की ज़रूरत होगा उन तक मुझे 100% विश्वास है कि आपके ज़रिए ये पहुँच जाएगा। तो ये आपको करना है, इसमें आपको कोई गलत नहीं कहेगा, ना आप पे कोई संदेह करेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कार्य है, कि कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरे चीज़ नहीं है। इसलिए आप जो कभी किसी के जो है निंदा का पात्र नहीं बनोगे, बल्कि आपको लोग सराहना करेंगे कि ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला है, तभी दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है दूसरे बंदे व्यक्ति के पढ़ाए हुए बातों को जो है यहाँ लगाया है। इसका मतलब है ये काफ़ी अच्छा रहा होगा। जब आपको समझ में आ गया तो उस बच्चे को भी 100% मुझे विश्वास है समझ में ज़रूर आएगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जिस प्रकार यहाँ पर बीज जो है अपना जो है न्यूट्रिशन चाहता है, उसी प्रकार तिरपान एससी सेंटर भी अपना न्यूट्रिशन चाहता है और आगे बढ़ने की आपके थ्रू कोशिश करता है। तो ये सोचने का नहीं है। अभी आप जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि जब बीजांड के मुख्य भाग में 2 आवरण यानी इंटरगेमेंट के भीतर बंद होता है तो केवल एक ही सुराख सूक्ष्म द्वार यानी माइक्रोपोलिस अनावृत रह जाता है। कहते हैं विजांड अंडाशय की दीवार को एक वृत्तीय द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम फेनिकुलस कहते हैं। यानी ये किससे जुड़ा होता है दोस्तों? जो है जुड़ा हुआ होता है फिल्कुलेंस के थ्रू। ठीक है, जिसे हम फिल्कुलेंस कहते हैं। बीजांड का सूक्ष्म द्वार के विपरीत स्थित जो है क्षेत्र जो है निभाग यानी चैलाजा जो कहलाता है, यानी क्षेत्र जो अंतर विभाग है उसको चैलाजा कहते हैं, जो आधारीय भाग होता है। ठीक है, ये चित्र में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अगर मादा युग्मक फीमेल गैमेट ले हम, देखिए फीमेल गैमेट में ही सारा प्रोसेसिंग होता है, ये आपको समझ है। कहते हैं पुष्प में जयांग या स्त्री केसर मादा जनन अंग के प्रस्तुत करता है। देखिए जयांग होता है या स्त्री केसर होता है, यही 2 चीज़ जो होते हैं मादा जनन अंग को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक जो है स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिकर्ग और अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। यानी मुख्य तौर पर ये 3 चीज़ से बना होता है दोस्तों। स्त्री केसर, जिसको स्त्री केसर वर्तिकांग या वर्तिक्रांग, और अंडाशय से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक अंडम यानी ओविल होते हैं, जो भविष्य में बीज होते हैं। कहते हैं अंडाशय के भीतर जो है बीजांडासन के ऊपर बीजांड का एक प्रक्षेपण के रूप में लगा हुआ होता है। यह मुद्रिक से बना हुआ होता है और एवं न्यूक्लियस कहलाता है। 1 या 2 परतों से, जिन्हें हम आवरक कहते हैं, यानी ये 2 या 3 से परत जो लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आवरक कहते हैं, ढका हुआ होता है। और ये आवरक जो है न्यूक्लियस यानी बीजांड काय को चारों ओर से ढके हुए रहता है। लेकिन एक संक्रिय पथ रह जाता है, यानी एक जो है संक्रिय पथ, यानी संक्रिय पथ का मतलब होता है दोस्तों गैप। ठीक है, यहाँ पर गैप पथ रह जाता है, जिससे बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म द्वार जो है बीजांड द्वार यानी माइक्रोपोल्स कहलाता है, जिसके द्वारा जो है परागण नालिका प्रवेश कर सकती है। जैसे जैसे बीजांड वृद्धि करता है, एक वृत्त जैसी संरचना बीजांड वृत्त यानी फोकलस बनती है, जिसका दूसरा सिरा बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो भली भांति। दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात दिखाई गई है, आपको ये 2 डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसमें जो है बीजांड है। ठीक है, इस चित्र में पूरा कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि बीजांड, देखिए पहला चित्र जो है बीजांड का है। बीजांड का मतलब जो जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ऊपर जो है निभाग आपको दिखेगा, जिसके बारे में हम चर्चा भी की है। उसके बाद आवरक दिखेगा, देखिए कवर के रूप में है, और उसके बाद एंटीपोडल दिखेगा, और उसके अंदर जो है भ्रूण कोश दिखेगा, से कोशिका भी आपको नज़र आएगी, और सूक्ष्म द्वार भी आएगा, और फनिकल
निश्चित केंद्रक, अंडाशय कोशिका और हाइलम्स, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अगर डायग्राम का आप देखोगे जहाँ पर जयांग के भाग दिखाए गए हैं, देखिए पहला बीजांड है, दूसरा जयांग है, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो होती है और जो है फीमेल गैमेट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर जयांग के भाग आप देखोगे तो यहाँ पर एक बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जैसे दिखेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये सारे जो है अंडाशय जो के रूप में होते हैं, बीजांड कोशिका के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो आप क्लियर देख सकते हो छोटे छोटे होते हैं, और इसी के अंदर जो बीच वाला भाग होता है उसे अंडस कहते हैं। तो ये चित्र जो भी है जो है बहुत कुछ हमें जो है बताने की कोशिश कर रहा है। अब कहते हैं मादा गैमेटोफाइटा यानी मादा युग्मक कोविद, ठीक है, यानी फीमेल्स गैमेटोफाइटा का परिवर्धन किस प्रकार होता है। कहते हैं बीजांड कण यानी न्यूक्लियस के साथ साथ एक अकेली हाइपोडर्मस कोशिका यानी एपिडर्मिस से नीचे बढ़ती है, और जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाती है, यानी मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, और यह मात्र कोशिका असूत्री विभाजन ही करती है। यहाँ पर कोशिका जो दोस्तों होती है अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी मेसोस विभाजन द्वारा ही आगे बढ़ता है, और 4 अणुगुणित जो है गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है। उसमें से 3 अक्सर नष्ट हो जाते हैं, यानी 3 जो होता है इसमें से नष्ट हो जाते हैं, तथा बाकी बचा हुआ एक सक्रिय जो गुरु बीजाणु बनता है, ये वृद्धि करता है और उसकी बीजांड का 3 लगातार जो है सूत्री विभाजन के द्वारा ही आगे बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित केंद्रक बन जाते हैं, यानी काफ़ी केंद्रक जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। कहते हैं यह बढ़ती हुई अंडाकार संरचना जिसमें 8 अणुगुणित केंद्रक होते हैं भ्रूण कोश कहलाते हैं, यानी एम्ब्रॉय सेक कहलाता है। इसे हम जो 8 होते हैं दोस्तों अणुगुणित केंद्रक होते हैं उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। ये केंद्रक विस्थापित होकर 3 समूहों में व्यवस्थित हो जाता है, यानी ये केंद्रक विस्थापित होकर 3 समूहों में व्यवस्थित हो जाता है। 3 केंद्रक भ्रूण कोश में अव्यवस्थित सूक्ष्म द्वार की दिशा में पहुंच जाते हैं, यानी ये जो होता है 3 केंद्रक भ्रूण कोश में अव्यवस्थित सूक्ष्म द्वार की दिशा में पहुंच जाते हैं। शेष 3 जो विपरीत दिशाओं में तथा बाकी बचे 2 केंद्र में पहुंच जाते हैं। सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली बन जाती है, सिवाय 2 के जो भ्रूण केश के मध्य होते हैं, जिन्हें हम केंद्रक कोशिका कहा जाता है। यानी बाकी बचे 2 केंद्रक जो में पहुंच जाता है, और सभी केंद्रक चारों ओर से कोशिका झिल्ली बन जाती है, सिवाय 2 को छोड़ के। 2 में जो होता है भ्रूण कोश के मध्य होता है, जिन्हें हम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। बीजांड काय के भीतर भ्रूण कोश यानी भ्रूण सेक द्वारा मादा युग्मोविद विद्वान होते हैं, और इस प्रकार जो है परिपक्व बीजांड के भीतर जो है भ्रूण कोश के अंदर 8 अणुगुणित केंद्रक होते हैं, किंतु कोशिका केवल 7 ही होती है। सूक्ष्म द्वार सिरे पर बनी 3 कोशिकाएं अंड उपकरण यानी जो है एक अपर्चर बनाती है, तथा जैलाजा सिरे पर स्थित 3 कोशिका प्रतिव्यस्त कोशिका यानी एंटीपोडल सेल होती है, यानी 3 जो होती है दोस्तों यहाँ पर एंटीपोडल सेल पाया जाता है। कहते हैं जो 2 होते हैं शेष 2 बच जाते हैं, वो केंद्र भ्रूण कोश के मध्य में आ जाते हैं और परिपक्व संकेंद्रित होकर द्वितीय केंद्र यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अंडाशय उपकरण में एक तो अंड कोशिका यानी मादा युग्मक होती है, और 2 सह कोशिका यानी सेरोजियट्स कहते हैं, यानी सेरोजिट कहते हैं। एक पुण्य विकसित भ्रूण कोश में न्यूक्लियस के साथ साथ आवरण यानी बीजांड आसन होते हैं, जो मिलकर परिपक्व बीजांड बनाते हैं। इस दशा में बीजांड निषेचन की प्रतीक्षा करता है, और जो परागण द्वारा अभिव्यक्त गुणांक द्वारा जो है संपन्न होती है। यानी देखिए जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये जो होता है पॉलिन ग्रेन का जो है यहाँ पर वेटिंग करता है, ठीक है। जैसे ही पॉलिन ग्रेन इस पर मिलता है ये फर्टिलाइज हो जाता है, यानी यही जो होती है भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। इसको अगर बार बार आप समझोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि यहाँ एंटीपोडल सेल्स क्या करता है, एक अपर्चर क्या होता है, एम्ब्रॉय सेक कितने रूप में विद्यमान होते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या भूमिका है। तो ये सारी बातें जो है अगर समझोगे अच्छे से तो जरूर समझ में आएगा। कहते हैं यहाँ मादा युग्मक भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम बात देखें यहाँ पर कुछ फैक्ट की, तो यही बात आता है कि भ्रूण कोशिका तथा कोश केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। देखिए भ्रूण कोश के कोशिकाएं तथा केंद्रक के क्या कार्य होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन द्वितीय केंद्रक की हमने यहाँ बात किया था। कहते हैं निषेचन के दौरान यानी जब फर्टिलाइजेशन एक होती है, तो द्वितीय केंद्र एक नर युग्मक के जो संकेत होकर 13 संकेंद्र केंद्र बनाता है, यानी तीसरा बनाता है, जिसको हम
2n+n के रूप में इक्वल टू 3n बन जाता है। इसे हम प्राथमिक केंद्र यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस कहते हैं। इसी से अनेक पौधों में बीज का हाड़ संचय भ्रूण कोश बनता है। कहते हैं अंड जो है कोशिका ये दूसरे नर गैमेट के साथ समकृत होकर युग्मनजन यानी जैगोट बनाती है। क्या बनाती है? जैगोट। इसी में परिवर्तन होकर भ्रूण और फिर पौधा बनता है। यानी जैगोट से ही जो होते हैं पौधे भ्रूण बनता है और इसी जायगोट के कारण ही ये पौधे में कन्वर्ट होता है। इससे ही द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये आगे बढ़ के जो है पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी जो है भ्रूण फिर पौधा बन जाता है। इसी को हम द्विनिषेचन का नाम दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सहायक कोशिका होती है। कहते हैं इन्हें निषेचन की क्रिया में सहायक माना जाता है और ये परागण को अंड कोशिका की ओर निषेधित कर देती है, यानी इसको भेज देती है। तो वो कौन कार्य करता है पहुंचाने का? सहकोशिका। सहकोशिका तो जो दोस्तों होती है इन निषेचन क्रिया में सहायक माना जाता है और ये परागण को अंड के कोशिका के निर्भर कर देता है। उसके बाद हमारे समक्ष है प्रतिव्यस्ता कोशिका, यानी इसमें कोई इसका कार्य नहीं होता है अंड विकास में। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनेशन। Pollination is the most important topic here. Pollination when to the mature pollen grain released from the anther and carry a stigma of flower of the same of different species. It is called pollination. The pollination is the fact transfer of pollen grain from the anther to the stigma of flower. There's a pollination is the transfer of pollens grain from the anther to the stigma of flower, and pollination of the two types. Friend here, pollination of two types: pollination, cell pollination and cross pollination. Cell pollination and cross pollination. The first is a cell pollination here, transfer of pollen grain and the stigma of the same from the another is a flower is born on the same plant as if the peas family. The bees and grams are the cell pollination of example. And here cross pollination, a transfer of pollen grains from a flower to a stigma of the another flower born is another plant of the same species. Example of flame and the magazine. There is an important of pollination here. It's a result of fertilization as stimulate the will of the getter converted into seed. That is the most important. Is the result is a fertilization and stimulate the value to get converted into seed. And new variety of plants are formed through the new combinations of the genes. Is the case of cross pollination. And the next is durations of pollination. Pollen tube produce the growth of hormones and which stimulate ovary to develop into the fruits. That is the most important. The pollination there is a pollination pollen tubes produce a growth hormone. They produce a growth hormones which stimulate ovary to develop into the fruits. There is a fruits is the most important. Cross pollination is both about there by various external agency such as winds, insect, water, birds and other animal. There is an external agency. There is a cross pollination. The external agency are winds, insect, water, birds and other animals. Now let us study the various agency of cross pollination which carry pollen grain from one flower to stigma to the another flower. There is a characteristics of flowers which favor cross pollination. The pollination by the wind mean is called to the anopheles. Anopheles means a pollination of wind. There is a emios means beans, apelles means to love. There is a flower as small without color and nectar or scent. The flower produces a large number of pollen grains to allow from the wastage when the pollen grains are carried by the wind to another flower. And the pollen grains are small, light and sometimes provide with the wings. These are wings, it is important. The stigma are comparatively large, producing these sometimes hairy tubular traps, pollen grain from a bean, for example, grasses and some actives. There is a most pollination of beans. And second is a pollination by the insect. There is a pollination by the insect here. It is entopolis. The means to the
Entomophilus is the entomophilus insect and the various to their love. That is the most important pollination by the insect is a entomophil. Entomophils is a name of the pollination by the insect. The flowers are usually large, colored and the solid to attract to the insect. The flower is usually large and colored. There is a attract to the insect. There is a where is fascinated by their insect on their red color. And some these flowers are secrete nectar to attract to the insect. And Salvia's flowers show the special adaptations. There is also a special adaptation for the pollination by the bee. There is so in this picture. There is a pollination of assembly by the bee. There is filament and the style and anther. And the anther, the bee are the shaking for the minerals on their flower. And their polygrains are present in the leg. There is a drop to the polygrains in a flower's plant. There is a pollination on bee. There is a insect pollination on a plant. And third is a pollination by the water, means hydrophils. Hydrophils is their name of a pollination by the water. The hydro means water, and this take place in the aquatic plant. This take place in the aquatic plant only. The pollen grains are produced in large numbers. The pollen grains produce a large number. Pollen grain is floated on surface of water till there is a land on the stigma of the female flower is a Hydrilla vacillinaris, an example of air. And the fourth is pollination by the animal, means zoophily. Zoophilis means zoo means animal. There is a topic that zoology is also means zoophil means zoo animal. These are flowers of such a plants attract to animal by their bright color. They are attracted to the bright colored size and scent by example sun, birds, pollinated flower, chana, and there is a cardiolois and squirrel pollinate flower of sick cotton trees and etc. There is a example of pollination by the animal. There is a kana in their hair, and the human carry out artificially pollination in a number of plants for a producing a describable hybrid. There is a describable is a hybrid is the artificial pollination. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया हमारा पॉलिनेशन। देखिए पौधे के बारे में तो हम जान चुके हैं, उसके सभी भागों का हमने जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया है। अब हमने यहाँ पर अध्ययन करना है पॉलिनेशन के बारे में कि आखिर पॉलिनेशन क्या है और इसका क्या महत्व है और पॉलिनेशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है पॉलिनेशन, देखिए परागण जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और परागण कण को आकर्षित करने के लिए जो पौधों में आप देखोगे तो फूलों का जो है निर्माण किया गया है। फूल जो होती है किसी चीज़ को आकर्षित करती है और ये आकर्षण की वजह से ही जो है आगे इसका जो है प्लांटेशन जो होती है फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। कहते जब परागकोश से निकलकर प्रदत्त परागण उसी प्रजाति अथवा किसी अन्य स्पीशीज के किसी फूल के वर्तिकांग यानी स्टिग्मा पर हस्तांतरित हो जाए तो उसे हम परागण कहते हैं। यानी किसी भी प्रजाति का हो या किसी भी फूल के वर्तिकांग हो स्टिग्मा, अगर वो पौधों के फूलों में स्थापित हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण अगर सिंपल भाषा में समझना चाहोगे तो उसमें एक ही बात होता है कि परागण कणों का पराग कोश से फूल के वर्तिकांग पर पहुंचाने को परागण कहते हैं। यानी परागण कणों को जो है पराग कोश से फूल के वर्तिकांग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। इसका परागण के यहाँ जो है परागण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हो और समझते हो। ये चैप्टर दोस्तों 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो CBSE में पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है फर्टिलाइज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के विस्तार से चर्चा है। ठीक है, इसमें जो है परागण हम दो प्रकार से ही होती है, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के रूप में होती है या क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में होती है। अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब ही होता है कि स्वयं ही यानी पॉलिनेशन कर लेना है, स्वयं ही ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर लेते हैं। एक फूल के परागण कणों का उसी फूल अथवा उसी पौधे किसी अन्य फूल को वर्तिकांग पर पहुंचना, जैसे कि गुड़हल के फूल में होता है, ये स्वयं ही जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर लेती है। तो ये अगर मान लीजिए एक ही फूल है और दूसरे फूल तक ये उनके परागण कण पहुंच रहे हैं, वर्तिकांग तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन तब होती है जब जो परागण के किसी उसी स्पीसीज किसी दूसरे पौधे अथवा किसी अन्य जीव प्रजाति के पौधों के फूल के वर्तिकाओं को पहुंचाना, जैसे कि ताड़ में होती है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से पौधे के वर्तिकांग तक जो है परागण पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, यानी जो है इसे हम जो है पर परागण कहते हैं। ठीक है, इसे पर परागण का नाम ही से ही आपको समझ में आएगा कि दूसरे के द्वारा प्राप्त किया गया परागण कण यानी पोलिनेशन, इसे जो है क्रॉस पोलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अगर परागण कण का महत्व क्या होता है, देखिए परागण कण ही जो है पौधों में फूल बनाते हैं। ठीक है, और फूल से फल में कन्वर्ट करने के लिए परागण कण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये परागण कण ना मिले फूल को तो फूल जो है कभी भी फल में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कई पौधे जो होते हैं फूल दे देते हैं लेकिन उनमें फल नहीं बन पाता है, तो कारण यही होता है कि वो परागण कण उनको प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं परागण कण के महत्व में इसके जो है परिणाम के निषेचन होता है तथा बीजांड से बीज बन जाता है। तो मैंने अभी कहा ना आपको कि जो है बीजांड से ही बीज बनने की सारी प्रक्रिया होती है। जो है पर परागण की स्थिति में जीनों के एक नई संयोजन बनने से पौधे की नई नई किस्में बन जाती है। देखिए पर परागण की स्थिति में जीनों के नए नए संयोजन बनने से पौधों की नई नई किस्में बनती है। अगर ये परागण कण नहीं होता तो शायद नए नए जीवों की जो है पौधों की उत्पत्ति नहीं होना संभव नहीं था। परागण के दौरान जो है परागनली के वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। देखिए जब परागण के दौरान जो है परागण होती है तो वृद्धि हार्मोन निकलती है जो अंडाशय को फल में बदल देती है, यानी अंडाशय को क्या करता है, धीरे धीरे ये फल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए जो है वृद्धि हार्मोन बहुत ही उत्तरदायी होती है और वृद्धि हार्मोन जो है वही यहाँ पर जो है सारी रोल निभाती है। इंसानों में भी कुछ इसी प्रकार देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं परागण की क्रिया विधि बाहरी साधन, जैसे अगर आप पर परागण की बात करते हो तो दूसरे जो है साधनों के द्वारा ये परागण कण प्राप्त करते हैं, जैसे वायु, जल, कीटों, पक्षियों और प्राणियों द्वारा सामान्य होती है। आइए हम पर परागण की उन विधियों को अध्ययन करें जिसके कारण होता है। तो अगर आप देखोगे तो पहला हमारा दोस्तों यही है पर परागण कण के समर्थन देने वाले पुष्पों की विशेषता। तो सबसे पहले हमारा यही आता है वायु द्वारा परागण, यानी जो है एनोमोफिल्स कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में अगर कहोगे इसको तो वायु परागण कहेंगे, लेकिन यही अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहोगे तो इसको एनोमोफिल्स कहेंगे, यानी वायु द्वारा परागण। एनिमोस का मतलब होता है दोस्तों वायु, और फिल का मतलब होता है प्यार, यानी एनोमोफिल वायु से प्यार करना। यानी इसका मतलब यही हुआ कि फूल छोटे जो होते हैं, फूल छोटे, बिना रंग वाले और जो है मकर दहित अथवा सुगंध रहित होते हैं। फूलों में परागण बहुत ही संख्या में बनते हैं क्योंकि वायु द्वारा दूसरे फूलों तक पहुंचाए जाने में बहुत से परागण बेकार भी हो जाता है। क्योंकि देखिए फूलों तक पहुंचने में जो है बहुत से परागण कण बेकार भी हो जाते हैं, ये तो जनरल सी बात है। फूलों में परागण बहुत संख्या में बनते हैं क्योंकि वायु द्वारा दूसरे फूलों तक पहुँचाए जाने में बहुत से परागण बेकार भी चले जाते हैं, इसलिए बहुत से मात्रा में जो है यहाँ पर परागण कण बनता है। ये बात मछलियों में भी आती है कि मछली भी लाखों में अमाउंट में इसलिए देती है क्योंकि उसमें से कुछ ही जीव जो है उनके बच्चे बच पाते हैं। तो फूलों में भी ऐसा ही होता है, बहुत से परागण होते हैं जो कि बहुत से बेस्ट भी चले जाते हैं। तो परागण जो कण होते हैं छोटे, हल्के और कभी कभी पंखों से युक्त भी होते हैं, यानी इसमें पंख से भी युक्त होते हैं कई परागण। वर्तिकांग अपेक्षा बड़े बाहर के निकले होते हैं और कभी कभी रोमित भी होते हैं ताकि ये परागण कणों के अपने भीतर फंसा सके। उदाहरण घास था, जो कुछ कैक्टस ये जो होते हैं फंसा लेते हैं परागण कणों को अपने अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसी के जो कह सकते हो आप दोस्तों कि एनोफिलियस इसको नाम दिया गया है, यानी वायु द्वारा। देखिए तेज वायु चलता है, तेज हवाएं चलती है, तो उसमें जो है परागण कण उसके वायु के द्वारा जो है उन फूलों तक पहुंच जाती है जो कि खिले हुए होते हैं फूल। तो उसी फूल के जो है सेंटर पॉइंट में पहुंचते हैं और धीरे धीरे अंदर पहुंच के जो है ये ओवरीज में जाके और फर्टिलाइजेशन होता है। तो वायु का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है। कहते हैं मैक्सिमम फ्लावर जो होती है जो है वायु के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें जो कि ये माध्यम बन जाती है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन को पहुँचाने का ये एक माध्यम बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कीटों द्वारा परागण कण। देखिए कीटों द्वारा परागण यानी कीट परागण यानी इसे कहते हैं एंटोमोफिली यानी कीट।
एंटोमोफिली का मतलब दोस्तों होता है कीट, और फिल का मतलब होता है प्यार, यानी प्यार करना। कहते हैं फूल आमतौर से बड़े आकार के, रंगदार और चटकीले होते हैं। देखिए फूल कितने सुंदर होते हैं, अब देख के भी हैरान हो जाओगे। फूल जो है इतने रंगदार और होते हैं, चटकीले होते हैं, ताकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखिए ये भंवरे कहलाते हैं, गाना में भी बहुत आपने सुना होगा जिसमें भंवरे वाली बात होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि फूल जो होती है इसलिए सुंदर होती है क्योंकि उसमें जो है भंवरे उनको जो है आकर्षित कर सके और उनका जो है परागण कण जो है चूसे, क्योंकि वो परागण कण के लिए जाते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, उनको जो है पोलिन ग्रेन भी कर जाते हैं। और वो कैसे करते हैं, ठीक है, इसको आप सब समझिएगा तो समझ में आएगा। कहते हैं इनमें से कुछ फूल जो है मकरंद स्वतः उत्पादित करते हैं ताकि कीट आकर्षित हो सके, और सिल्वस के फूलों में मधुमक्खी द्वारा परागण के लिए कुछ विशेष अनुकूल भी होती है, यानी ये काफ़ी अनुकूल होती है। अगर आप जो हो जीव जंतु का अगर अध्ययन करते हो तो उनके पैरों में देखोगे तो एक जो होता है कटोरा टाइप का चीज़ बना होता है, यानी उनके पैरों में कटोरे जैसा मुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, जब भी ये कहीं से आते हैं तो उनके जो उसी चीज़ों में, पैरों में, उनके बालों में जो है क्या होता है, परागण कण चिपक जाते हैं। परागण कण जैसे ही चिपकते हैं तो वो क्या करते हैं, जो फूलों से अपना हनी चूसने के लिए, रस निकालने के लिए वो जाते हैं फूलों के अंदर, और फूलों के अंदर जैसे अपना जो है माउथ अंदर करते हैं तो उनके पैरों में से जो होता है परागण कण फूल के भीतरी क्षेत्र में पहुंच जाता है, और इस तरह से जो है फूल जो है फर्टिलाइज हो जाता है। यानी परागण कण जो है जो कीटों के द्वारा भी होती है। अब देखिए कहते हैं ना, हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि फूल को जो है फर्टिलाइज करने के लिए माध्यम किसको चुना गया, हवा को तो चुना गया, प्लस कीट पतंगों को भी चुना गया, और कीट पतंगों के लिए क्या किया गया, फूलों को सुंदर बनाया गया। तो ये काफ़ी जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे आपको पता है कि त्रिपान नर्सरी सेंटर भी आप लोगों से कनेक्ट है, तो कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जो है और आगे फलना चाहता है, आगे जो है हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहता है। देखिए मान लीजिए अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर 2-4 पौधे ही फर्टिलाइज होते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहते हैं अगर हमने पूरा खेत को बोया है तो ये तो हर में मैं चाहता हूँ कि फल आ जाए। तो इसी तरह त्रिपान नर्सरी सेंटर अगर ये वीडियो आपके लिए बना रहा है तो ये चाहता है कि हर एक NIS बच्चों के पास, ठीक है, चाहे वो CBSE के सिलेबस वाले बच्चे हों या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी क्लास के बच्चे हों जो बायोलॉजी ले रखे हों, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके सिलेबस के रिगार्डिंग ये उनका जो है लाभान्वित हो। तो इसके लिए जो है आपको माध्यम बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहते हैं कोई चीज़ आगे बढ़ाने के लिए, कोई चीज़ को फल में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम देखिए मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या कर्म करना है, सिर्फ वीडियो देख के जो है एग्जिट नहीं कर जाना है। वीडियो देखने के पश्चात आपने क्या करना है, कॉपी करना है और इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर इतना कीजिएगा तो जो पढ़ाने वाला है उसका भी पढ़ाने का सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाने वाला व्यक्ति का आपने बात को माना। इस मानने का मतलब है कि आपने गुरु भी माना, और जो बच्चे जो है गुरु को गुरु मानते हैं और उसकी जो है बातों का समझते हैं और आदर करते हैं, जीवन में वो सदैव ही कामयाब होते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं संसार के भंवरों से दूर ले जाने का और इस पार कराने का गुरु के पास ही तरीरूल होता है। गुरु चाहे तो जो है विद्यार्थी को महान से महान बना दे। आप चाहे किसी भी धर्मों में गुरुओं की महत्वता को समझिए और देखिए गुरु का महत्व कितना ऊपर है। तो कहते हैं पढ़ाने वाला चाहे एक बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक आवाज़ के रूप में क्यों ना हो, गुरु तो गुरु ही होता है। कहते हैं जिसकी बातें आपको समझ में आ जाए वही गुरु होता है। तो अगर आप इतना करते हो तो मैं समझूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो मेरा सफल हो गया, क्योंकि आपने इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया और दूसरे बच्चों को मुझसे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया, और दूसरा बच्चा जो है मेरे साथ जुड़ा और उसको जो है लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि त्रिपान नर्सरी सेंटर आपको पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर तरह के सब्जेक्ट जो है आपके लिए लाएगा, लेकिन तब जब आप इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करो और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपान नर्सरी सेंटर को जो है हेल्प करो, ठीक है। तो आपका कार्य आपका है, मेरा कार्य जो है अगला टॉपिक बताना है जिसमें है जल द्वारा परागण कण। देखिए दोस्तों, जल के द्वारा परागण कण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परागण कण होती है।
क्योंकि जल द्वारा परागण कैसे होगी, ये भी आप सोचने वाला विषय है। जल परागण, इसको हम हाइड्रोफिल्स कहते हैं, यानी हाइड्रोस्फिल्स कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों पानी। कहते हैं जलीय पौधों में कैसे होता है, इन जलीय प्राणियों में परागण बहुत संख्या बनते हैं। देखिए ये जो होते हैं जलों में होते हैं, क्योंकि जलों में भी बहुत सारे पौधे होते हैं, तो उनको भी परागण कण की आवश्यकता होती है, और वो भी जो है अपना जीव जो है अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं परागण कण जल की सतह पर तब तक तैरते रहते हैं जब तक कि वे मादा फूलों के वर्तिकांग के संपर्क में नहीं आ जाते। यानी परागण कण जो होते हैं पानियों में तैरते हैं, और जब तक वो फूलों के पास नहीं जा जाते तब तक वो तैरते ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रा है, हाइड्रा जो है इसके एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो होती है आदि प्रजातियों में ही आती है, जो कि यही फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है आगे अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद है प्राणियों के द्वारा परागण। देखिए प्राणियों के द्वारा हम भी आ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं जानवर भी आएंगे और प्राणी भी आएंगे, यानी हम लोग भी आएंगे। इसको जो नाम दिया गया जुलोफिलिया दिया गया है। जुलोफिलिया जो है प्राणी परागण कण, यानी इस प्रकार के पौधों के फूल अपने चटकीले रंगों, आकार, सुगंध आदि में जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए जो है शकलखेरा यानी सनबर्ड, शकलखेरा जो आप देखोगे सनबर्ड्स, केना यानी ग्लेसिडोलस आदि फूलों का परागण करते हैं, तथा गिलहरी सेमल्स वृक्षों के फूलों में परागण करती है। देखिए गिलहरी जो होता है सेमल के वृक्षों को फूलों को परागण करती है, ठीक है। तो ये सारे माध्यम जो है कहीं ना कहीं परागण करने का एक माध्यम बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारा 4 टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। कहते हैं इसमें अगर एक फैक्ट बात देखा जाए तो अनेकों पौधों में मनुष्य कृत्रिम परागण संपन्न करके संकरण प्रजाति बनाती है। आजकल देखते ही होंगे आप लोग कि हाइब्रिड बीज का ज़माना आ गया है। तो हाइब्रिड बीज में सारी प्रक्रिया पहले से ही हो रखी होती है, यानी अनेक पौधों में जो है मनुष्य कृत्रिम परागण संपर्क करके जो है संकर प्रजाति बनाती है। तो इसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज ही ऐसा होता है जो हम पहले से फर्टिलाइज करके जो है इसको रोपण करते हैं। तो इसमें जो है आप देखोगे तो उसमें जो फल बनेंगे उसके बीज जो होंगे बहुत ही कमज़ोर टाइप के होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उनमें कम से कम होती है। तो ये जो होती है हाइब्रिड बीज भी इंसान भी आज माध्यम बन गए हैं। तो देखिए प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो इसका जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। तभी तो आप देखते हो आजकल की सब्जी खा लो या वेजिटेबल कुछ भी खा लो, आपको वो स्वाद नहीं मिलती है जो 20 साल पहले या 10 साल पहले मिलती थी। तो आप जितना मर्जी खाते हो लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, सब के सब जो है बेकार सा लगता है। तो कारण तो यही है ना कि हम हाइब्रिड जो है चीज़ों का उत्पादन करने में काफ़ी अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो चलिए ये तो बात सिंपल है जिसको आपको समझना भी चाहिए, और इसमें सरकार को जो है कदम भी उठाने की आवश्यकता रहती है। The next topic is some adaptation is the promote to the cross pollination. Who is the promote the cross pollination? The unisexualities. The first is the unisexualities. Flowers may be only male or female. The born different plants are papaya, flame, or maybe born into the same plant is a example magazine. The second is a dichorogamy. Dichorogamy means male and female sex organ mature at a different time. In a sweet pea and the salvia, the anther mature earlier than to the stigma, and the custard apple. Sharifa is a carpels is a mature earlier than the anther. There is a second, and the third is a cell stability. Self-sterility means that the pollen grain are incapable to the affecting to fertilization even after being placed on the stigma of the same flower. Is a petunia and apple. And device to ensure the cell pollination here is a cleistogamy. Cleistogamy is the flower remain close until the pollination. And second is a male and female sex organ mature at the same time. Is a hemogamy. The example groundnut. दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए परागण कण को समर्थन देने वाले कुछ अनुकूलन बीज जरूरी होती है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परागण कण को समर्थन देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं सबसे पहले हमारे समझ आता है एक लैंगिकता। एक लैंगिकता का मतलब यही होता है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी एक लैंगिकता यूनिसेक्सुअलिटी होती है। कहते हैं फूल या तो केवल नर या मादा हो सकते हैं। देखिए या तो फूल जो होते हैं या तो नर होंगे या मादा हो सकते हैं, जो अलग अलग पौधों पर लगते हैं। जैसे आपको पपीता और ताड़ के पेड़, देखिए
पपीता जो होती है इसमें जो है नर और मादा जो अलग अलग लगते हैं, यानी मादा और नर की आवश्यकता होती है पपीता में। अगर आपने पपीता का पौधा लगाया है, अगर वहाँ पर आप अगर एक नर पौधा नहीं लगाइएगा तो पपीता जो है अगर फर्टिलाइज नहीं करेगा। ये जर्नल सी बात है, क्योंकि ये दोनों पौधों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो इस विषय में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और ये सच्चाई भी है। अगर आपने पपीता लगाया है तो एक नर भी लगाना पड़ेगा और एक मादा भी लगाने की आवश्यकता होगी। दूसरी बात कहता है यानी विभिन्न कलपकता यानी डायकोगैमी। डायकोगैमिस मतलब यही होता है दोस्तों कि नर तथा मादा अंग अलग अलग समय पर प्रव्यक्त होते हैं। देखिए, नर तथा मादा जो होते हैं अलग अलग समय पर अपना जो है कार्य करते हैं। जैसे स्वीट पी स्वाबिल्स में प्राककोशी वर्तिकांग से पूर्व जो है प्रव्यक्त हो जाता है, तथा शरीफों में अंडक पहले ही प्रव्यक्त होता है और प्राककोश बाद में। यानी शरीफा आप देखोगे यानी कस्टर्ड एप्पल देखोगे तो उसमें कुछ इसी प्रकार के जो है होती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है नर और मादा अंग अलग अलग समय पर प्रवृत्त होते हैं। यानी एक बार नर हो जाता है फिर वो मादा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इन पौधों में भी काफ़ी विशेष बातें होती है। उसके बाद पश्चात दोस्तों हमारा है स्वयंबद्धता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वयंबद्धता का मतलब यही होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। यदि परागण कण उसी फूल के वर्तिकांग पर आ पहुँचे तब भी जो है परागण निषेचन संपन्न कराने में सक्षम होते हैं। उदाहरण जो है बटूना और सेब, इस पौधों में जो होता है स्वयंबद्धता रहती है यानी सेल्फ स्टेरिलिटी रहती है। यदि परागण उसी फूल के वर्तिकांग पर आ पहुँचे तो ऐसा सारे होता है। तो ये काफ़ी जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके विषय में हमने किया। पॉलिनेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आगे क्या बोल रहा हूँ, अगला जो है स्वयं परागण यानी निश्चित कराने वाली युक्तियाँ। देखिए, स्वयं परागण निश्चित कराने वाला कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, तो इसमें सिर्फ दो ही बात दी गई है कि अनुमिलित परागण यानी साइक्लोगैमीस मीन्स प्रवक्ता होने पर फूल पूरी तरह नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और दूसरा जो है दोस्तों नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही समय पर प्रवृत्त होते हैं। उदाहरण मूंगफली। मूंगफली में अगर आप देखोगे ना मूंगफली के पौधों में तो नर और मादा जो होता है एक ही समय में प्रवृत्त होते हैं, यानी एक ही समय में बनते हैं नर और मादा जनन अंग। और इससे क्या होता है मूंगफली जो होता है आगे ग्रोथ कर जाता है यानी आगे फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। अब देखिए, ये बात शायद आपको पता भी न रहा हो कि मूंगफली में जो होता है नर और मादा लैंगिक अंग एक ही समय में बनता है। तो ये शायद आपको पहले नहीं पता था, तभी कहते हैं ना त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सी बातें आपको मालूम होगी। दोस्तों इसी के साथ जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर अगला जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन किस प्रकार होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो है उत्तरदायी है, तो इस चीज़ के विषय में हम पढ़ेंगे। हमने पॉलिनेशन तो पढ़ लिया, पॉलिनेशन के विषय में समझ लिया, लेकिन अब जो होगा हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन होगा कि जब पॉलिनेशन हो जाती है तो आखिर अंदर जाने के पश्चात कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसके विषय में जो है हम फर्टिलाइजेशन जो है टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पार्ट अगला आप देखना मत भूलना।